वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस याद रखिए, एग्रीकल्चर के ही हैं। और यहाँ पर याद रखिए, पहले ही आपको राइट आंसर है वो पिन कर रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने का आज का जो टारगेट है वो यही है कि आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस को आप कंटिन्यू देख सकते हो, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि आपको किस लेवल पे या फिर किस टाइप से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ज़्यादा डीपली से पढ़ने चाहिए या फिर किस तरीके से पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास का एक घंटी को या फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आपको पूछा गया पोटेशियम सल्फेट। याद रखिएगा, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा यहाँ पर आपको पूछी गई है तो होती है, याद रखिए, 17 से 18% होती है। कितनी होती है? 17 से 18% होती है। ठीक है, और याद रखिएगा जो फर्टिलाइज़र वाला आपका टॉपिक है, चाहे वो आपका जेट ICR BHU या फिर कोई सी भी एग्रीकल्चर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो याद रखिएगा जो फर्टिलाइज़र टॉपिक है इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलता है। तो आप जो फर्टिलाइज़र टॉपिक है इसे तो बिल्कुल रट के कैसे भी कर लेना, चाहे समझो रटो, बस एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए फर्टिलाइज़र टॉपिक से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि सल्फर आवरण युक्त यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, मतलब नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए सल्फर आवरण युक्त यूरिया पूछा गया है। वैसे याद रखिएगा इसे हम थायो यूरिया के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन गलत किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सल्फर आवरण। अगर बात करते हैं, याद रखिए केवल जो यूरिया होता है उसमें तो 46 होता है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सल्फर आवरण युक्त, मतलब उस पर सल्फर लेपित किया हुआ है। और सल्फर लेपित यूरिया को ही हम याद रखिए थायो यूरिया के नाम से भी जानते हैं। थायो यूरिया का आपने पढ़ा होगा, जो आलू होता है उसके डोरमेंसी को तोड़ने के लिए थायो यूरिया का प्रयोग किया ऐसा है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो थायो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, तो याद रखिए इसमें होता है 36% होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है तो इसे आप सही कर ले कि याद रखिए सल्फर आवरण युक्त यूरिया को ही हम थायो यूरिया भी बोलते हैं या फिर सल्फर लेपित यूरिया बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है 36% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी सांद्रित खाद है। अब यहाँ पर पूछा गया सांद्रित खाद। अब सबसे पहले याद रखिएगा सांद्रित खाद होती क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक्चुअल में। तो याद रखिए एक होती है सांद्रित खाद, एक होती है याद रखिए कार्बनिक खाद। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो कार्बनिक खाद बोल सकते हो या फिर स्थूल खाद भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे सांद्रित खाद और कार्बनिक खाद या फिर स्थूल खाद में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे कार्बनिक खाद या फिर स्थूल खाद, तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा जो आप मटेरियल देते हो, जैसे कि मान लीजिए कृषि अपशिष्ट है वो भी हो सकता है। ठीक है, गाय का गोबर वगैरह आपने देखा होगा, रेवड़ा जानते हो, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं रेवड़ा। ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, याद रखिए पशु वगैरह का या फिर कोई सा भी कृषि अपशिष्ट है उसको डाल दिया जाता है, वो क्या होता है 3 से 4 महीने में क्या होता है वो सड़ गल के तैयार हो जाता है, जिसे हम FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कुछ? तो उस फार्म यार्ड मटेरियल को हम क्या करते हैं, याद रखिए खेतों में डालते हैं ताकि जो हमारे खेत है उसकी फर्टिलिटी बन जाए, मतलब उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए उसको लाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सांद्रित खाद कौन सी है और कार्बनिक खाद कौन सी है, फिर स्थूल खाद कौन सी है। तो इसके लिए याद रखिएगा, अगर जैसे कि मान लीजिए आप गोबर की खाद ही ले लीजिए, गोबर की खाद आप कितनी देते हो, क्या आप किलो में देते हो? नहीं, आप टनों में देते हो। ठीक है, गोबर की खाद का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, न कि कुछ किलो यूज़ करते हो। इतना तो याद रखोगे, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है कि हम गोबर की खाद को डालते हैं खेतों में, वो बहुत सारे डालते हैं। ठीक है, तो इसी अनुसार याद रखिएगा कि रक्त चूर्ण है। अब रक्त चूर्ण को क्या हम ऐसे थोड़ी डालेंगे कि बस जो ट्रोलियाँ भर के डाल रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसको तो केवल लिमिट में ही दे सकते हैं, मान लीजिए जितने रिकमेंडेशन है, मान लीजिए 1 kg 2 kg। ठीक है, याद रखिएगा ये जो रक्त चूर्ण होता है ये कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो, मतलब बूचड़ खाना वगैरह होता है। ओके, ऐसे जगह से ही ये प्राप्त किया जाता है जहाँ पर ऐसा कुछ काम किया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर मीट वगैरह मिलता है तो वहाँ पर ऐसा होता है, मतलब रक्त चूर्ण आपको मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना है, बस यहाँ पर याद रखिएगा रक्त चूर्ण आप ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हड्डी का चूरा आप ले सकते हो। अब हड्डियाँ कहाँ मिलेगी, हड्डियाँ कहाँ मिलेगी, इसके लिए तो मैं कोई ऑप्शन आपको नहीं दूंगा। तो आप बूचड़ खाना ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मारकाट होती रहती है, मतलब मीट वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर याद रखिए आपको हड्डी भी मिल जाएगी। तो हड्डियाँ याद रखिएगा। मान लीजिए कुछ मशीन होती है जो कि इनको चूरा बना देती है। ज़्यादा एक्सप्लेन की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर केवल समझाने का यही माध्यम है कि जैसे कि मान लीजिए रक्त चूर्ण है या फिर हड्डी का चूरा है, तो इसे आप टनों में तो यूज़ करोगे नहीं, तो इसे क्या करोगे, केजी में यूज़ करोगे, मतलब मात्रा हम कम लेंगे। ठीक है, और एक साइड क्या कर रहे हैं, गोबर की खाद ले रहे हैं जो कि हम टन में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा जिनकी मात्रा हम कम यूज़ करते हैं उनसे क्या होता है, पोषक तत्व तो अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि जिनका हम कम यूज़ करते हैं, जैसे कि रक्त का चूर्ण हुआ, हड्डी का चूरा हुआ, तो इनकी मात्रा तो हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है इनसे जो मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं, बजाय किसके, गोबर की खाद से। अब आप देख ही सकते हो गोबर की खाद को अगर हम यूज़ करते हैं टनों में, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये क्या होता है 1% से भी कम प्राप्त होता है, मतलब 0.5, 0.25, 0.5। ठीक है, ये होता है NPK का रेशियो गोबर की खाद में। तो आप देख सकते हो कितना कम प्राप्त होता है। ठीक है, और एक साइड हमने क्या किया, कुछ केजी में ही यूज़ किया, लेकिन उनसे क्या है पोषक तत्व तो इनसे ज़्यादा प्राप्त हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आ चुका है, आप बिल्कुल इसे क्लियर हो चुका होगा आपको कि जिनकी हम याद रखिए कम मात्रा यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि वे पदार्थ जिनका हम कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उसे तो हम बोलते हैं सांद्रित खाद। लेकिन जिनका हम जो कार्बनिक पदार्थ है वो तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बनिक खाद या स्थूल खाद। क्वेश्चन क्लियर? अगर नहीं समझ आया दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। खली हम याद रखिएगा, आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि बिनोला खली होता है, देखा होगा, महुआ की खली भी होती है, बहुत सारी होती है, जैसे कि मान लीजिए मूंगफली की खली होती है। ओके, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन सी खली में होती है। अब यहाँ पर याद रखिए मूंगफली की खली, नीम की खली, महुआ की खली और कुसुम की खली दे रखी है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि मूंगफली की खली में भी नाइट्रोजन अधिक होता है, लेकिन कितनी होती है, तो याद रखिए 7.3% होती है। कितनी होती है, 7.3% होती है। अगर हम बात करेंगे कुसुम, तो कुसुम में कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.9% होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि छिली हुई, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है छिली हुई है अगर आपके पास कुसुम, तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि सबसे हाईएस्ट कुसुम की खली में ही पाई जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाता है, वो यहाँ पर लिख देता है बिना छिली हुई। याद रखिएगा यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुसुम की खली अगर आपको देता है छिली हुई, मतलब उस पर छिलका नहीं है, तो याद रखिए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी, 7.9% होगी। लेकिन अगर उस पर छिलका है कुसुम पर, तो उसमें याद रखिए नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, लगभग 5% होगी। ओके, तो उस स्थिति में आपका राइट आंसर मूंगफली माना जाएगा। लेकिन अगर आपको छिली दे रखी है तो बिल्कुल आपका इस दृष्टि में आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो कुसुम ही माना जाएगा। क्वेश्चन समझ चुके हो, छिली हुई में ज़्यादा होती है, बिना छिली हुई में कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि यूरिया के पर्णीय छिड़काव के लिए कितने प्रतिशत घोल का उपयोग करना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ पर पूछा गया है फोलियर स्प्रे के लिए, मतलब पत्तियों पर अगर आपको छिड़काव करना है यूरिया का, तो आप कितना % सॉल्यूशन का यूज़ करोगे। तो याद रखिए हम यूज़ करेंगे 2% सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का सूत्र हम आसानी से बता देंगे कि सर जी इसका सूत्र होता है वो NH2CO होता है, NH2CO होता है। अब यहाँ पर राइट आंसर मान रखा है 2 और 3 कैसे, ठीक है, तो इसे भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो याद रखिए NH2CO इसको आप क्लियर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्या मैं इस N को और इस N को क्या जोड़ नहीं सकता, क्या यहाँ पर मैं N2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक N है और यहाँ पर एक N है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया N2। इसी के अकॉर्डिंग NH2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर 2 है, मतलब दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ ना, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया H4 और उसके बाद में CO बचा है, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर किया क्या गया है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि याद रखिएगा N और N इन दोनों को मैं जोड़कर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो बंध है वो NH2 और NH2 का ही तो बंध है।
तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब N और N को, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर N2 लिख दिया और इस H2 और H2 को मिलाकर यहाँ पर लिख दिया। बात तो वही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नाइट्रोजन की निक्षालन द्वारा हानि निम्न में से कौन से रूप में अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा वो होती है नाइट्रेट रूप में। किसके रूप में होती है, याद रखिए निक्षालन। निक्षालन मतलब लीचिंग भी आप मानते होंगे। वैसे लीचिंग होती क्या है, क्या आपको ये पता है? थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर नहीं पता है, आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सुन लीजिए, ठीक है। तो लीचिंग क्या होती है, याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया, ठीक है, फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया, तो उसके बाद में मान लीजिए आपने सिंचाई की है, पानी दिया है खेत में, तो क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो आपने सिंचाई के लिए जो पानी दिया था ना, उसके साथ क्या होंगे, वो घुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उस पानी में वो घुल जाएंगे और याद रखिएगा पौधों की जड़ों से नीचे चले जाएंगे, मतलब वो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कैसे गए नीचे, पानी के साथ घुल कर गए। कहाँ से नीचे गए, मतलब पौधों की जड़ क्षेत्र से नीचे गए, जो कि पौधों को प्राप्त नहीं होता है। आए समझ? दोबारा से सुन लीजिए, लीचिंग होती क्या है, निक्षालन होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई फर्टिलाइज़र है, अगर आपने पानी दिया है तो वो फर्टिलाइज़र मतलब पोषक तत्वों का पानी के साथ घुलकर पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना है, क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। फर्टिलाइज़र का मतलब उर्वरक का या फिर पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना ही निक्षालन कहलाता है। और ये जो सबसे ज़्यादा हानि होती है, ये होती है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिए म्यूरेट ऑफ पोटास को हम पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अगर सिंबल की बात करें तो KCl के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो KCl भी याद रखिएगा और पोटेशियम क्लोराइड भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट को हम कलमी सोरा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कलमी सोरा के नाम से भी जानते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है, ये बागवानी फसलों में किया जाता है, मतलब जो फल वाली आपकी क्रॉप है ना, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है कि यूरिया में जल अपघटन में कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप नाम से ही याद रखिएगा कि यूरिया में जल अपघटन होता है यूरिएज एंजाइम से। यूरिया से आसानी से याद रख पाओगे कि यूरिया में जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा होता है, याद रखिए यूरिएज एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ, अगर आप क्लास रेगुलर लेते हो तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आपको बताया गया था, याद रखिएगा, जितने भी जो कॉमन फसलें होती है, मतलब सामान्य फसलें होती है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी होती है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण नहीं करती है, बल्कि अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, धान हुआ, आलू हुआ, इसके साथ साथ आपको गन्ना भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए, ये जो तीनों फसलें हैं, याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। अब ये सर अमोनिया क्या होता है, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन से मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। नाइट्रोजन का उपयोग याद रखिए प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने में सहायता करता है। नाइट्रोजन, अब यहाँ पर आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि नाइट्रोजन मुख्यतः याद रखिए ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में पौधों को प्राप्त होता है। और वो कैसे सर, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिए NO3 माइनस के रूप में और NH4 प्लस के रूप में ये पौधों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट, इसे हम बोलते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो अमोनिया है। तो आप देख सकते हो NH4 प्लस को ही अमोनिया के नाम से हम जानते हैं। और अगर आपको पूछा था नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हम याद रखिए NO3 माइनस के नाम से हम जानते हैं। एक और याद रखिएगा, नाइट्राइट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। NO2, जो NO2 होता है वो नाइट्राइट होता है। क्या होता है, NO2 होता है वो नाइट्राइट होता है, ठीक है, याद रख पाओगे। अगर आपको मान लीजिए सिंबल भी देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको NO3 देखने को मिल जाए तो बिल्कुल वो क्या है, नाइट्रेट है। NH4 प्लस आपको देखने को मिल जाए तो वो क्या है, अमोनिया है, ठीक है। और अमोनिया के रूप में कौन कौन से पौधे हैं जो कि नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि धान होता है एक होता है आलू होता है और एक गन्ना होता है।
ओके। और गन्ने को याद रखिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। वैसे याद रखिए अगर आपने रिकमेंडेशन से ज़्यादा अगर आपने कर दिया नाइट्रोजन तो उससे भी एक रोग भी हो जाता है गन्ने में, और वो हो जाता है पायरेला रोग। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, फिर टाइम से नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल आप जब भी नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेट इश्यू है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मैं भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।